सक्सेस भी जरूर आती ही आती है। क्योंकि मैंने भी काफी फेलियर्स देखे हैं, बट मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी सक्सेस हो नहीं पाऊंगा। बट टाइम और गॉड हमेशा आपके साथ होता है। अगर आप ट्रूली उस गोल की तरफ हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी कभी ना कभी तो। कोई आपको रोक नहीं सकता था। हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना और गवर्नमेंट जॉब लेना काफ़ी एस्पिरेंट्स के लाइफ में एक बहुत बड़ी माइलस्टोन बन के आती है। काफ़ी एस्पिरेंट्स होते हैं जो दिन वो गवर्नमेंट एग्जाम का उनका रिजल्ट आता है और क्लियर लिखा होता है और गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है, तो उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो एक एग्जाम नहीं, दो एग्जाम या दो से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स श्रेयस शर्मा है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किया है। इनका जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का, वो अभी तक थमा नहीं है। और इनसे ही जानेंगे अब इनकी जर्नी क्या रही है, लर्निंग्स क्या रही है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का। तो श्रेयस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। थैंक यू सो मच फॉर सर फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू योर प्लेटफॉर्म सर, कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाऊँ सबसे। थैंक यू नहीं सो नहीं मच नहीं, सर फॉर इनवाइटिंग प्लेजर मी। तो हमारा है कि आप टाइम दे रहे हो हमें। पहले स्टार्ट करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से हैं आप, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। सर मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी वहीं से ही हुआ है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। फिर मैं बीटेक किया सर एनआईटी रायपुर से, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद सर फिर मेरा कैंपस लग गया था टाटा मोटर्स में, जहाँ मुझे जॉब मिली थी झारखंड जमशेदपुर में। वहाँ 6 मंथ वर्क करने के बाद सर मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी में आया था। तो उसके कारण फिर मैं दिल्ली में आके वाजीराम एंड रवि से मैंने कोचिंग ली थी यूपीएससी की। फिर काफ़ी रिग्रेस मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी फॉर 5 6 ईयर्स। बट फिर मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, तो मैं फिर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने का स्टार्ट किया। जब मुझे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था, प्रैक्टिस मॉक, में काफ़ी मेरी हेल्प की थी सर उसके बाद एग्जाम से। ठीक है, तो बैंक एग्जाम्स देने का आपका मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया, किस साल से आपने स्टार्ट किया बैंक एग्जाम्स की तैयारी? सर जब मुझे पता चला, काफ़ी मैंने स्टडी की कि फर्दर यूपीएससी के अलावा क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जॉब पाने के। तो उस समय सर मुझे पता चला कि प्रैक्टिस मॉक एक प्लेटफॉर्म होता है। उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की कि कैसे कैसे होता है। तो वहाँ से मुझे जैसे अपन वेबसाइट पे जाते हैं ना प्रैक्टिस मॉक की, वहाँ से मुझे पता चला किस तरह के एग्जाम होते हैं, कैसे कैसे होता है। फिर उस एग्जाम्स के बारे में मैंने स्टडी की। तो फिर मुझे लगा कि अल्टरनेटिवली एक एज अ प्लान भी करियर पे रैंकिंग हो सकता है। फिर मैंने देखा कि आईबीपीएस भी ऐसे पैरेलल एग्जाम्स करवाता है, जहाँ क्यूआरई जैसे अपन प्रिपेयर करते हैं एक तरीके से, तो मल्टीपल एग्जाम्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिस मॉक को ही वो करूंगा, थैंक यू करूंगा कि उनकी वजह से मैं मुझे एस्पेक्ट्स मिले काफ़ी एग्जाम्स देने के। तो पहला बैंक एग्जाम आपका कौन सा क्लियर हुआ था, कौन सा अटेम्प्ट था, ये बताइए। सर मेरा सबसे पहला, तो मैंने आईबीपीएस पीओ, मेरा इंटरव्यू रह गया था 0.6 मार्क्स से, जो फाइनल अपना स्कोर आता है। मैंने भोपाल में इंटरव्यू दिया था। मेरे मेंस में कम रह गए थे, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ फाइनल। और मेरा आईबीपीएस क्लियर क्लियर हुआ था, तो मुझे सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला था छत्तीसगढ़ रीजन से। सबसे पहला एग्जाम मेरा वही क्लियर हुआ था। और फिर उसके बाद भी आपने मल्टीपल एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, तो उनके बारे में भी बताइए, कौन कौन से एग्जाम्स आईबीपीएस क्लर्क के बाद आपने क्लियर किया? सर उसके बाद 2023 में मेरे काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। जैसे कि एफसीआई असिस्टेंट आया था, वो मेरा क्लियर हुआ था, तो मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिली थी। उसके बाद इंडियन बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर आया था, वो भी मेरा क्लियर हुआ था 2023 के पीरियड में। कर्नाटका बैंक पीओ, आईयूपीएस पीओ सीआरपी 13 आया था, वो भी मेरा क्लियर हो गया था। फर्दर मैंने फिर से दिया था भोपाल रीजन से, तो फाइनली आई क्लियर दैट, मुझे इंडियन बैंक मिला था। और सर मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी दे के रखा था, तो मुझे कॉल आ गया था वहाँ से, तो फाइनली मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया था, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। मतलब आपने सिर्फ आईबीपीएस के एग्जाम्स तक ही आपने खुद को सीमित नहीं रखा, आपने मतलब मल्टीपल जितने भी अपॉर्चुनिटीज थी, बी इट आपका सुप्रीम कोर्ट हो या फिर एफसीआई हो, आपने वो भी एक्सप्लोर किया। तो ये बताइए बिल्कुल कि सर। जैसे आपका आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट है, तो बाकी जो एग्जाम्स है, जो कि मैं मानता हूँ कि जैसे बाकी कोई भी एस्पिरेंट होता है या कोई नॉर्मल एस्पिरेंट होता है, वो मोस्टली आपका आईबीपीएस पीओ देता है, आईबीपीएस क्लर्क देता है, उससे रिलेटेड आरआरबी पीओ क्लर्क देता है, एसबीआई पीओ क्लर्क देता है। बट आपने थोड़ा हट के अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज जो आते हैं, हर साल नहीं आते, कभी कभी आते हैं, तो आपने उन्हें भी टारगेट किया, उन्हें भी क्लियर किया। तो ये पहले बताइए कि क्या आपने उसी साल
लाइक एक ही साल में सारे एग्जाम मल्टीपल क्लियर किए थे, या आप जैसे आप जॉब कर रहे थे उसके बाद जॉब करते हुए आपने क्लियर किया? सर मैं ये कहूंगा कि मेरा ट्रिगर पॉइंट बैंक में वर्क करने के बाद हुआ। लाइक मैंने 6 मंथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज वर्क किया था क्लरिकल कैडर पे। तो मैंने वहाँ का वर्किंग कल्चर देखा, तो मुझे वो उतना सूट नहीं हुआ मेरे कैरिकुलम और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फर्दर थोड़ा अदर हट के एग्जाम्स देने की ट्राई करूँ, जो मेरे और होराइजन्स को ओपन करेगा। और क्यूआरई तो हम जैसे प्रिपेयर करते ही हैं सर आईबीपीएस के लिए। तो मैंने सिमिलरली वैसे एग्जाम्स टारगेट किए कि जहाँ मैं एज अ प्लान भी, मेरा प्लान है तो सर हमेशा से यूपीएससी ही रहा है। तो मैं चाहता था ऐसा प्लान भी लूँ कि जहाँ मेरा वर्कलोड कम हो, तो मैं फर्दर ही वहाँ पे रह के भी आगे प्रिपेयर कर पाऊँ डिसेंट लेवल में। ठीक है, तो ये बताइए, जैसे जैसे आपने मल्टीपल एग्जाम दे रखे हैं, होराइजन जो आपने कहा कि आपने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखी है, तो आपको क्या लगता है, लाइक क्या किसी एस्पिरेंट को सिर्फ आईपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन तक ही खुद को रखना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड, या जैसे आपने जो रूट लिया वो भी उन्हें करना चाहिए? जैसे कोई एग्जाम आता है, बीट इंश्योरेंस का एग्जाम आ गया, एससीआई आ गया, बीच बीच में आते रहते हैं, एक साल 2 साल पे आते हैं, क्या उन्हें भी टारगेट करना चाहिए? सर जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो मार्केट सिनेरियो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, वो काफ़ी टफ हो गया है। तो मैं तो एस्पायरेंट्स को यही सलाह दूंगा कि वो अपने आप को एक कोकून में ना रखें। क्योंकि एक ही तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे एक एग्जाम को, तो आजकल लक फैक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो मेरा तो ये हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर सेम लेवल का एग्जाम है जिसमें क्यूआरई है, थोड़ा सा हट के सिलेबस भी है, तो हमें उस एरिया को भी थोड़ा सा टारगेट करना चाहिए। इन केस अगर मल्टीपल एग्जाम्स भी आपके क्लियर हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। फिर आप सीनियर से डिस्कस करके आप अपना वर्क कल्चर अपने हिसाब से, जो आपका कंफर्टेबल के हिसाब से जो वर्क कल्चर होगा वहाँ पे जा सकते हैं। तो यही है कि एस्पिरेंट्स को मल्टीपल अपने अपॉर्चुनिटीज देखते रहनी चाहिए, जो भी उनको लग रहा है कि सिलेबस ओवरलैप कर रहा है या उनका इंटरेस्ट वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको देखना चाहिए जैसे आपने किया। ठीक है, ये तो मतलब बिल्कुल। काफी अच्छी बात है। और आपने तो क्रैक भी किया एग्जाम्स को, मतलब आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं किया, आपने मेहनत करके क्रैक किया। तो जरूर हमारे व्यूवर्स और मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपने कौन सी अपनाई थी कि आपने आईबीपीएस के तो एग्जाम्स क्लियर किए, साथ ही जो मल्टीपल अलग अलग एवेन्यूज थे वहां पे भी आपने असफलता का झंडा गाड़ा? कौन सी स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी? सर ये तो मैं कहूँगा कि मेरा, मैं जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा सिर्फ जीएस पार्ट अच्छा था, लेकिन क्वांट रीजनिंग में बिल्कुल कहूँगा कि मेरा इतना अच्छे लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे बैंक पे आता है। तो मैं को उसी प्लेटफॉर्म की सर्च थी कि जो मेरा ये पार्ट अच्छा करे। तो लकीली मुझे प्रैक्टिस मॉक के बारे में पता चला। प्रैक्टिस मॉक को मैंने ज्वाइन किया, मैंने उसके कोर्सेज भी काफ़ी परचेज किए थे। अ, एक बैंकिंग का कोर्स होता है जिसमें मतलब सारे एग्जाम्स एक साथ आ जाते हैं, आप उसमें मल्टीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो प्रैक्टिस मॉक का रीजनिंग का जो लेवल है, जो मॉक का लेवल है, इंग्लिश का जो लेवल है, उससे मेरी रीजनिंग इंग्लिश इतनी अच्छी हुई है कि मैं अब इस लेवल पे आ चुका हूँ कि मैं अगर प्रैक्टिस भी ना करूँ तो भी मैं सेल थ्रू कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट है मुझमें। मैंने रिगरसली प्रैक्टिस मॉक को करीब एक साल तक बिल्कुल नहीं छोड़ा, जितने मॉक मुझसे हो सके, चाहे वो सेक्शन मॉक हो या फुल टेस्ट हो। फुल टेस्ट भी मतलब इतने अच्छे लेवल के प्रिपेयर होते हैं प्रैक्टिस मॉक में, एग्जाम रेलेवेंट, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं सीए करंट अफेयर्स की भी बात करूंगा कि यूपीएससी का जो करंट अफेयर होता है और जो आईबीपीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। वहाँ आप थोड़ा सा लॉजिकली खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं करंट अफेयर्स में। तो मैं प्रैक्टिस मॉक के जो फ्री करंट अफेयर्स हैं, जो प्रैक्टिस मॉक फ्रीली प्रोवाइड करता है सारे यूजर्स को, मैं उसको भी यूज़ करके काफ़ी, मैंने मतलब मैंने कोई ऐसी कोई बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी या पीडीएफ नहीं पढ़ी, सिर्फ मैं उसकी प्रैक्टिस क्विजेस लगाता था करंट अफेयर्स में, और मैं सेल थ्रू कर जाता था आसानी से। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो मेरी क्यूआरई लेवल की जो एक बिल्डअप हुई है वो प्रैक्टिस मॉक से ही हुई है। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी सर कि मैं जितने मॉक्स लगा सकूं अच्छे प्रैक्टिस मॉक के, वही मैंने यूज़ किया। मैं ऐसे कोई बुक्स या ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं की, या कोई ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं देखा कि ये मेरा टॉपिक यूज है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरा टॉपिक है तो मैं उसका सेक्शन लगा लेता था काफ़ी सारे, और मैं सिल थ्रू कर जाता था। ठीक है, ये तो जान के काफी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है अपनी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे प्री और मेंस काफी अलग होता है, सिनेरियो ही काफी अलग होता है, काफी एस्पेक्ट्स होते हैं प्री, ऐसे भी होते हैं जो प्री जिनका निकलता है बट मेंस में रुक जाते हैं। क्योंकि आपने दोनों एग्जाम क्लियर किए, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या माइंडसेट रखना चाहिए प्री में मेंस में, क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सर जैसे अभी का मार्केट सिनेरियो देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं नीड्स में भी।
तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर आने लगता है। तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी को रखते हैं कि मैं सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा आगे। तो हमें थोड़ा सा प्री में ये होता है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम क्लियर करके निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस में हमें नहीं पता होता कि कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे फेवर में आएंगे नहीं आएंगे नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी और थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग सेक्शंस में, लाइक रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग आ जाता है मीन्स में, जो कि प्री में नहीं होता है। प्री में सिर्फ पजल्स होती हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग वाला एस्पेक्ट है वो हम मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक्स काफ़ी अच्छी इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं हिट एंड ट्रायल करके। और फॉन्ट में भी सिंगल सेट ऑफ क्वेश्चंस ही रहते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा सा होराइजन बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। तो उस लेवल पे हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जो कि मॉक से हम काफ़ी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आज के मॉक्स जो प्रैक्टिस मॉक बना रहे हैं वो काफ़ी मार्केट रिलेवेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि एस्पायर्स को कोई प्रॉब्लम आएगी अगर सिर्फ मॉक्स पे डिपेंड है तो। हम्म। ठीक है, और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपको तो मल्टीपल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रेशर का, एग्जाम प्रेशर जो स्ट्रेस आता है। भले ही हमारी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि प्रेशर अपना गेम खेल ही जाता है काफी के एस्पिरेंट्स के साथ। तो प्रेशर क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया, प्री में या मेंस में? किया तो कैसे हैंडल किया? डेफिनेटली सर, प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जॉब लेने का तो प्रेशर होता ही है पेरेंट्स के ऊपर। तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझ पे तो प्रेशर होता ही था। तो ऐसे ये तो मैंने सिर्फ आपको एक अपना सक्सेस पार्ट बताया है, लेकिन मेरे काफ़ी फेलियर पार्ट भी हैं कि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम फेल भी किए हैं। इसके लिए बहुत काफ़ी लंबी है, मैं वीडियो में बता नहीं पाऊंगा। तो ऐसा कई बार होता है कि हम हमारा उस दिन अच्छा नहीं जाता है जितनी अपनी प्रिपरेशन होती है, लेकिन दिन के कारण हमारा सारा पेपर खराब हो जाता है। तो मैं एस्पायरेंट्स को यही कहूंगा कि फ्री माइंड से जाएं, सोचे नहीं कि क्या होगा आगे। सिर्फ उस पार्ट में हमें फोकस करना है, उस टाइम पे हमें फोकस करना है कि हम अपना बेस्ट दे पाएं। आगे जो होगा वो भी सही होगा, आगे नहीं जो भी गलत भी होगा वो भी फर्दर आके सही होना ही है कभी ना कभी। तो मैं ठीक। यही कहूंगा कि जब भी आप एग्जाम पे जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम पे, तो उसी एग्जाम पे उसी दिन पे फोकस करें, ना तो फ्यूचर का सोचें ना पास्ट का सोचें। तो आप जब फ्री माइंड से जाते हैं तो आपको प्रेशर आप पे हावी नहीं होता है। आप उस बर्डन को लेके ना जाए कि मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए वरना मेरा फ्यूचर क्या होगा। इस बर्डन को कभी कैरी ना करें एग्जाम में, तो आप सक्सेसफुली सेल थ्रू कर जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे कि जो एस्पिरेंट है, लेट्स सपोज जो नया एस्पिरेंट है या फिर ऐसा एस्पिरेंट है जो काफी टाइम से दे रहा है बट कहीं ना कहीं फेल कर जा रहा है, मे बी रीसेट रीस्टार्ट करना चाहता है, तो आप एक बार थोड़ा सा मुझे टॉपिक वाइज, जैसे इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जी है, उसको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि इस एम से कि उसका एक एग्जाम तो क्लियर हो ही जाए? सर मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्टली हमें न्यूज़पेपर डेफिनेटली रीड करना चाहिए हर दिन। कोई भी एक न्यूज़पेपर अपन अगर देख लें, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, नॉट एग्जाम रिलेटेड बट हमारा उससे वाइड होराइजन की प्रिपरेशन भी होती है न्यूज़पेपर से। तो अगर हम न्यूज़पेपर टारगेट कर रहे हैं तो हमारी वोकेबलरी, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और हमारी स्पीड ऑफ रीडिंग, जो कि हमारे सब्जेक्टिव पार्ट में भी काम आएगी, क्योंकि आईबीपीएसपी में सब्जेक्टिव भी होता है और भी काफ़ी सारे एग्जाम में सब्जेक्टिव पार्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग डेफिनेटली एस्पायरेंट्स को करनी चाहिए, जिससे उनका इंग्लिश वाला पार्ट तो कवर हो जाएगा मोर और लेस। और सेकेंडली, इंग्लिश को और अच्छा करना है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश के सबसे अच्छे मॉक प्रैक्टिस मॉक नहीं मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस प्रैक्टिस मॉक, इससे आपका इंग्लिश तो सेल थ्रू हो जाएगा डेफिनेटली। बहुत टाइम लगेगा, 6 मंथ का टाइम लगता है एकदम से रीडिंग करने में हमें। ऐसा नहीं है कि एक दिन रीड किया तो एकदम से हमारे इंग्लिश में चले जाएंगे। एडिटोरियल को हम रीड करें अच्छे से, उसका एनालिसिस करें, तो डेफिनेटली इंग्लिश पार्ट इंप्रूव होता है। रीजनिंग का मैं कहूँगा तो आईबीपीएस में रीजनिंग पजल ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। तो पजल ना तो वीडियो देखने से आती है ना तो पढ़ने से आती है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको मल्टीपल सेक्शनल, मल्टीपल फुल मार्क्स लगाने ही पड़ेंगे रीजनिंग में, और कोई तरीका नहीं है रीजनिंग को इम्प्रूव करने का। क्योंकि आईबीपीएस टाइम ओरिएंटेड एग्जाम है, सेक्शनल टाइमिंग होती है वहाँ पे। तो वो टाइमिंग का प्रेशर भी आप पे हावी होने लगता है जब तक आप प्रेशर ना मतलब प्रैक्टिस अच्छे से ना करें। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी अलग अलग सेट ऑफ पजल्स की, लाइक सर्कुलर पजल्स, स्क्वायर पजल्स, ट्रायंगुलर पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, क्या आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर लें,
तो उसी टाइप के रिपीटेटिव क्वेश्चन आईबीपीएस में आते हैं। तो वो टाइम का प्रेशर आप पे हावी नहीं होगा और आप उसको इजीली सेव कर लेंगे मॉक से। इफ आपको लग रहा है कि मॉक से मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो प्रैक्टिस मॉक के काफी सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, जिसमें स्ट्रेटेजीज बताई हैं रीजनिंग को कैसे टैकल किया जाए, वो भी देख सकते हैं। और थर्डली अगर क्वांट की मैं बात करूँ, तो क्वांट ज़्यादा अर्थमेटिकली ओरिएंटेड होता है आईबीपीएस में, जिसमें कुछ कुछ पार्ट ही आईबीपीएस ज़्यादा फोकस करता है, लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, वर्क, टाइम एंड वर्क, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो इस पार्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो वही मैं कहूँगा कि यूट्यूब से आप स्ट्रेटेजी वीडियोस देख सकते हैं, या तो आपका कोई पार्ट वीक है तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है, आपका 10th और 12th वीक है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बट इन दी एंड आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप टाइम ओरिएंटेड एग्जाम्स को नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसी पैटर्न के रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली मार्क्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। और मॉक्स की ही बात हो रही, तो मॉक्स कब, फुल लेंथ मॉक्स कब देना स्टार्ट करना चाहिए और सेक्शनल कब देना स्टार्ट करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए? एनालिसिस कैसे करना चाहिए? इस पे भी थोड़ा सा लाइट सेट करें आप। सर मैं ये कहूँगा कि पहले सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए जो टॉपिक्स हमें वीक लग रहे हैं। तो जैसे हम प्रिपरेशन में रीच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमें वीक है या लग रहा है कि हम ये नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क मेरा वीक है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे फाइनल टाइम निकालूं, फॉर्मूला कैसे लगाऊं। तो मल्टीपल मॉक्स हम सबमिट करके, सेक्शन मॉक्स को सबमिट करके भी हम उसके सॉल्यूशंस पढ़ सकते हैं। अगर आपको बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन भी इतने इफेक्टिवली डिजाइन किए जाते हैं कि वहाँ पे शॉर्टकट्स भी बताते हैं इन दी एंड, और फुल मेथड भी बताई जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं, तो 6 डेज आप अपना, अगर आप बहुत ही वीक हैं तो 6 डेज आप सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, और एक डे, वन डे संडे को आप फुल लेंथ के लिए रख सकते हैं, कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेक कर सकें कि आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि आपको फुल मॉक में आपकी रैंक भी पता चलती है, और आप कितने टाइम पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप वहां से अपने आप को गेज कर पाएंगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन है अभी तक की। तो सेक्शन फॉर 6 डेज एंड फुल मॉक फॉर वन डे, इफ अगर आप बहुत वीक हैं। अगर आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन लेवल है, तो आप सेक्शन कम करके फुल लेंथ बढ़ा सकते हैं। 2 डे या 3 डे की फुल लेंथ कर लीजिए, और सेक्शन को थोड़ा कम कर लीजिए। सेक्शन सिर्फ उसी पार्ट को करिए जो एकदम ही आपको लग रहा है वीक है, लाइक मेरा नंबर सिस्टम वीक है, कई लोग का रॉन्ग नंबर सीरीज वीक होता है, कई लोग का मिसिंग नंबर सीरीज वीक होता है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स लगा लें सेक्शन के थ्रू, और फिर फुल लगा लें। ठीक है। तो एक चीज और है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस दोनों का रहा है, आपका मेंस का भी रहा है, इंटरव्यू का भी रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे एक रहता है डिबेट कि इम्पोर्टेंट क्या है, मेंस एग्जाम में स्कोर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इंटरव्यू को भी इक्वल वेटेज देना चाहिए? आपका इसमें क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपने दे रखा है दोनों ही। तो मैं तो फ्रैंकली कहूंगा कि इंटरव्यू काफी डाइसी होता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है कि सामने पैनल आपको लेके क्या सोच रहा है आपका। अगर आप ड्रॉप आउट हैं, या आपका एज गैप बहुत ज्यादा है, आपने कोई एग्जाम नहीं निकाला है, तो वो क्या आपका ओपिनियन स्टार्टिंग में कैसे बनाएंगे, उस पर काफी चीज डिपेंड कर जाती है, अगर आप कितना भी अच्छा कर लें। लेकिन अगर पैनल ने एक व्यू बना लिया, तो आप इंटरव्यू में ज्यादा कुछ स्कोर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको ये फ्रैंकली बता रहा हूँ कि काफी इंटरव्यू मैंने फेल किए हैं। लाइक सेंट्रल वेयर हाउस पॉपुलेशन का मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें दे डेफिनेटली फेल्ड, बिकॉज मेरा एज गैप था। उन्हें कुछ चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने सारे आंसर्स दिए थे, लेकिन दे डिडंट गिव मी द मार्क्स। तो मैं यही कहूँगा कि मेंस पे आप जितना इनपुट दे पाएं, कोशिश करें कि कट ऑफ से 20 to 25 मार्क्स ज़्यादा हों अभी के सिनेरियो में, ताकि अगर आपका इंटरव्यू भी एवरेज या थोड़ा सा खराब भी चले जाए, तो भी आप सेल थ्रू कर जाएं कट ऑफ से। यानी मेंस पे एस्पिरेंट को फोकस ज़्यादा करना चाहिए, मतलब कि खुद को वो बिल्कुल ऐसे सेफ जोन में पाले कि इरिस्पेक्टिव कैसा गया उनका इंटरव्यू, ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले बिल्कुल सर। उनके फाइनल रिजल्ट पे। ठीक है। बट मैं ये भी कहूँगा कि इंटरव्यू को एकदम ही मिस आउट ना कर जाएं। अपने अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करें, मिरर प्रैक्टिस करें इंटरव्यू के लिए, तो दिस विल डेफिनेटली वर्क आउट। ठीक है। तो ये तो अब की स्ट्रैटेजी रही, और क्योंकि हमें भी पता है कि आपने हर साल ही कोई ना कोई एग्जाम क्लियर किया है, तो इस साल का आपका क्या प्लान है? क्या आप इस साल 2025 में भी कोई एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, या ऐसा गोल बना के रखा है आपने? तो मैं शेयर करना चाहूंगा, कल ही परसों आई एफ सी एल ए एम का रिजल्ट आया था, उसमें मेरा क्लियर हुआ है, इंटरव्यू के लिए कॉल आया है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मतलब आपने थैंक यू सर। सिलसिला जो है ये आपने अभी तक बरकरार रखा है? जी सर, डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं थोड़ा दूसरे फील्ड में निकलूँ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की मेरी करंट जॉब है,
वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सेंसिटिव जॉब है, तो उसमें मुझे काफ़ी इनपुट देना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ऐसे फील्ड में जाऊँ कि हाँ जहाँ मेरे को थोड़ा वर्क प्रेशर कम हो, मैं अपना प्लानिंग की तरफ फोकस करता हूँ। अभी मेरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी क्लियर है, तो 29 जून को मेरा मेंस भी है। तो मैं पीएससी साइड ही जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऐसा प्लान भी चाहता हूँ कि जहाँ मेरे को वर्कलोड थोड़ा कम हो सके। नहीं, ये तो काफी सही है। आप एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो आपको देख के लाइक अभी आपका वीडियो देखेंगे वो मोटिवेट होंगे, या ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल गवर्नमेंट एग्जाम स्टार्ट करेंगे, या जो भी रीस्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए एक मैसेज छोटा सा क्या देना चाहेंगे आप उनको? कि बस आज का समय देख के हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर आप बाहर की चीज़ें देखेंगे तो आपको डिमोटिवेशन बहुत मिलेगा। अगर आपने कोई सपना देखा है, तो उस सपने को लेके आप बस लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। बाहर की चीज़ों को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि फेलियर्स आते हैं लेकिन फेलियर्स के बाद सक्सेस भी ज़रूर आती ही आती है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी फेलियर्स देखे हैं, बट मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी सक्सेस हो नहीं पाऊंगा। बट टाइम और गॉड हमेशा आपके साथ होता है। अगर आप ट्रूली उस गोल की तरफ हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी कभी ना कभी। तो कोई आपको रोक नहीं सकता था। नहीं, ये तो वर्ड्स आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि फेलियर के बाद हमेशा सक्सेस देखने को मिलता है, और आपने तो अपने कंसिस्टेंसी से, हार्डवर्क से, अपने रिजल्ट से ये करके दिखाया भी है। तो प्रैक्टिस मॉक की पूरी टीम आपसे मतलब आप पे एकदम प्राउड फील करते हैं हम कि हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है, आपका जो जर्नी रहा है सक्सेसफुल जर्नी उसमें। और काफ़ी खुशी हमें हो रही है कि सर आज आपने। हाँ हाँ, बोलिए। एक चीज और शेयर करूंगा मैं सर, कि जब मैं अपनी जॉब हंट में था यूपीएससी के पास, तो मैंने प्रैक्टिस मॉक के लिए भी अप्लाई किया था एज अ कंटेंट इवेलुएटर। तो प्रैक्टिस मॉक ने भी मुझे काफी पॉजिटिव रिप्लाई दिया था कि मतलब ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहां हम अप्लाई करते हैं वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, हम्म। लेकिन प्रैक्टिस मॉक ने काफी इफेक्टिवली मुझे तुरंत रिप्लाई किया था। मैंने काफी क्वेश्चंस बना के भी भेजे थे, तो मुझे मेरा इंटरव्यू का ऑफर भी था मुझे प्रैक्टिस मॉक में, बट मैं दूसरे अपना मैं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया था। तो नहीं मैं स्टडी साइड नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस मॉक ने भी मुझे ये ऑप्शन दिया था। तो डेफिनेटली एस्पायरेंट्स ये भी ट्राई कर सकते हैं कि प्रैक्टिस मॉक में अगर उन पे स्किल्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा, हमें आपने टाइम दिया अपना। और हम तो यही विश थैंक यू करेंगे सर। कि आप और भी एग्जाम्स क्लियर करो, साथ में हम और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज करें। आप आते रहो प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। और वी थैंक यू ऑल फॉर विश इनवाइटिंग यू सर। थैंक यू। ऑल द थैंक बेस्ट यू सो मच। फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आपने ऑलरेडी प्रेजेंट अपना अच्छा बना लिया है, बट आप और अच्छा बना सकते हो, और उसके लिए हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो टाइम थैंक देने यू के लिए सर। अपना बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। स्ट्रगल के बाद आपने जो सक्सेस, एक के बाद एक जो आपने सक्सेस के झंडे गाड़े हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर अलाइंग मी टू शेयर माय एवरी लाइफ स्टोरी सर। थैंक यू सो ओके, मच। प्लेजर वाज आवर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।